नमस्ते, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा लिखित सिंदूर की होली नाटक को, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसको यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सिंदूर की होली का प्रकाशन, इस नाटक का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। यह नाटक 3 भागों में विभाजित है। इसकी शैली जो है पूर्व दीप शैली है। प्रकार इसका समस्या प्रधान नाटक है। इसके पात्र, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में पात्र से भी क्वेश्चन, अधिकतर पात्र से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पात्र के बाद जो है पात्र के कथन, यही दो चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पात्र को देखते हैं। जिसका जो मुख्य पात्र है वो मुरारी लाल है, जो कि डिप्टी कलेक्टर है, और दूसरा माहिर अली जी हैं। ये भी मतलब कि एक इनके ऊपर भी एक प्रकार से निर्भर है यह नाटक। माहिर अली जो है मुरारी लाल का मुंशी है। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है, और चौथा पात्र है भगवंत सिंह, पांचवा पात्र है नंदन सिंह, और आगे के पात्र है मनोज कुमार, जो कि मुरारी लाल के मित्र का बेटा है। मनोरमा एक विधवा जो मुरारी लाल के घर पर रहती है और मुरारी लाल से प्रेम करते हैं। चंद्रकांता मुरारी लाल की बेटी है, और इसमें एक अन्य पात्र डॉक्टर भी है। नाटक का विषय है साधन एवं शक्ति संपन्न वर्ग की मानसिकता, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, गुनहगारी प्रवृत्ति की बढ़ावा देना, निर्दोष हत्या विधवा का स्वरूप, जैसा कर्म वैसा फल। ये नाटक का सारांश देखते हैं। नाटक का सारांश, इस नाटक का नायक मुरारी लाल है, जैसा कि हमने पहले बताया, जिसके साथ ही इसकी कथा शुरू से अंत तक चलती है। मुरारी लाल नाटक के शुरू से लेकर अंत तक अपनी कमजोरियों पर तर्क देकर पर्दा डालते रहते हैं। नाटक के प्रथम अंक में समस्याओं को उभारा गया है, जिसमें भगवंत सिंह और उनका भतीजा मनोज कुमार में पारिवारिक जायदाद को लेकर काफी मनमुटाव एवं तनाव। जायदाद पाने के लिए उन दोनों में झगड़े भी होते हैं। झगड़े यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि भगवंत सिंह अपने भतीजे को मारने की सुपारी भी दे देता है। संपूर्ण जायदाद अपने नाम करने के लिए वह कानून को घूस भी देता है। मुरारी लाल के पास यह केस आएगा, इस कारण उसे भी वह बहुत सारा धन देता है। एक दिन हरनंदन सिंह और भगवंत सिंह दोनों मिलकर मुरारी लाल के बंगले पर उसे मिलने आते हैं। जब दूसरी तरफ रजनीकांत को मारने के गुंडे भेजते हैं। अब तक तो उसे मार भी दिया होगा। मुरारी लाल न्यायाधीश का पद पाने के बाद भी अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी है। ध्यान दिए, मुरारी लाल यहाँ पे न्यायाधीश के पद पर है। जब दूसरी तरफ रजनीकांत को मारने के गुंडे भेज, तब तक उसे मार भी दिया था। मुरारी लाल न्यायाधीश के पद पाने के बाद भी अन्याय के समर्थक, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी है। 10 वर्ष पूर्व इनके कारण मनोज के पिता की मृत्यु हुई थी। इस रहस्य को सिर्फ उनका मुंशी माहिर अली ही जानता है। इस कलंक को मिटाने के लिए वे मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेटी चंद्रकांता के विवाह उसके साथ करवा देना चाहते हैं। भगवंत सिंह जो पैसे देने वाले हैं, उन पैसों से वह मनोज को पढ़ाने की विलायत भेजना चाहता है, मतलब विदेश में भेजना चाहते हैं, ताकि उसके पिता के हत्या का सच उसे पता न चले और मुरारी लाल का सच, उसका असली चेहरा उसके सामने न आए। जब भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह मुरारी लाल के बंगले पर आते हैं और योजना अनुसार उनका स्वागत मुंशी करता है। बंगले में उचित स्थान पर उनको बैठाया गया है। तब हरनंदन सिंह भगवंत सिंह से सभ्यता की बात करता है, लेकिन वह मानता नहीं है। सुलह तो अब दूर, अब तक हम यहाँ बात करेंगे, तब तक रजनीकांत को मार दिया होगा। मुरारी लाल आकर पहले तो इधर उधर की बातें करता है, 10,000 में नानपुर करता है, फिर 40,000 लेकर शांत हो जाता है। इस घटना में मुंशी माहिर बहुत दुखी होता है, क्योंकि जो कुछ हत्या के जिम्मेदार हैं तो वह है मुरारी लाल, ऐसा उसको लगता है। कानून के डर से भगवान इतना साहस नहीं कर सकता, लेकिन मुरारी लाल ने बचा लेगा, इस कारण वह हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। मुरारी लाल का कहना है कि मैं अगर पैसे नहीं भी लूंगा फिर भी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, 10-10 रुपए देकर गवाहों को खरीद लेंगे। आजकल ऐसा ही है, गुनहगार को सजा नहीं होती है, पैसे लेना कोई पाप नहीं है, ऐसा वह कहता है।
मनोरमा का बचपन में 10 साल की थी तब उसका विवाह हुआ। कम उम्र में ही वह विधवा हो जाती है। वह कला प्रेमी है, कला की उपासना करती है, चित्र बनाती है। मनोरमा ने रजनीकांत के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देखकर एक चित्र बनाया था। इस चित्र का नाम उसने यौवन के द्वार पर रखा था। यौवन के द्वार पर किसी का निगल संग्रह भी है, शायद नागेंद्र जी का है क्या, देख लीजिएगा आप लोग। मनोरमा के बनाए हुए इस चित्र को देखकर चंद्रकला प्रफुल्लित हो जाती है। उसने जिस दिव्य दर्शन की कल्पना की थी वह रजनीकांत है। रजनीकांत के प्रति चंद्रकांता के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ है। वह उसे प्रेम करने लगती है। मनोज शंकर को जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पिता की हत्या होने के कारण वह अपने अस्तित्व से घृणा करने लगती है। वह असंतोष में जीवन जी रही है। वह अपनी परीक्षा नजदीक होने पर भी वह घर लौटा था। मुझे डर का वह कहता है कि आप मुझे देखकर अंधा बना रहे हैं। मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की थी? इस बात का रहस्य इस बात का रहस्य आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? मुरारी लाल के पास वह जिद करता है, लेकिन वे उसे उत्तर नहीं देते। दूसरा अंक आइए देखते हैं। दूसरे अंक में मुरारी लाल पूरे कसाव के साथ खड़े हैं। मनोरमा और चंद्रकला का चरित्र निखरा हुआ है। मनोरमा के मन में मनोज के प्रति नैसर्गिक आधुनिकता आ जाती है। वह मनोज का हाथ पकड़कर संसार में उतरना चाहती है और संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहती है, क्योंकि वह एक विधवा है। विधवा का हाथ पकड़ने से एक नया आदर्श स्थापित होगा। लोग उसे अपनाने लगेंगे। वह कहती है कि तुम बांसुरी बजाओ और मैं चित्र बनाऊंगी। तुम बांसुरी बजाओ और मैं चित्र बनाऊंगी। ये देखिए कथन है, और यह कथन एग्जाम पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह कथन जो है मनोरमा जी का है। मनोरमा के उदार भाव का चित्रण लेखक ने इसमें किया हुआ है। मनोरमा आदर्श भारतीय स्त्री है। मनोरमा अत्यंत संगीत भाषा में चंद्रकला के प्रेम और अस्वस्थ होने की चर्चा मनोज से करती है। मुरारी लाल भी मनोरमा से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम शादी या विवाह के लिए नहीं है। उसमें आत्मीयता नहीं है। मनोरमा के मन में भी मुरारी लाल के प्रति प्रेम नहीं है। वह तो उसमें नफरत करती है। मुरारी लाल से घृणा करती है। मनोज से कहती है, मैं तुम्हें दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी जरूर बना लूंगी। चंद्रकला दुखी है, क्योंकि रजनीकांत की हत्या के मामले में अपने पिता ने 40,000 दिए थे। जब उसे रजनीकांत की हत्या का पता चलता है तो वह अलंकित होकर सज धज कर अस्पताल जाती है। वहां जाकर रजनीकांत बेहोश है तब उसके हाथों से अपने मांग में सिंदूर भरवा कर लेती है। उससे अपना पति मानती है। जब मुरारी लाल को इस बात का पता चलता है तब चंद्रकांता घर आने पर वह तमाम बातें उसे सुनाता है, लेकिन अपने पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं दिया है। वह अपनी दुनिया में अकेली हो चुकी है। मनोज को माहिर अली से पता चलता है कि उसके पिता का हत्यारा स्वयं मुरारी वाला है। उसने केवल 8,000 के लिए अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से धकेल दिया था। मुरारी तब भी डिप्टी कलेक्टर था और माहिर अली उनका मंत्री था। जब मुरारी लाल को यह पता चलता है कि मनोज सब जान चुका है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उन्हें जो नशा मनोज और चंद्रकला के जीवन का बनाया था वह धीरे धीरे मिटने लगता है। नक्शा मनोज और चंद्रकला की शादी करवा देकर वे उन दोनों को विलायत देना चाहता था। चंद्रकला पिता के घर में भी रहना नहीं चाहती है। वह अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहती है। मनोज और मनोरमा एक विभिन्न मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं। नाटक के अंदर प्रत्येक पात्र को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। यह नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। मनोज को अपने पिता की हत्या का पता चलता है। चंद्रकांता संपूर्ण जीवन भाग रजनीकांत की विधवा बनकर जीना चाहती है। उसका प्रेम आदर्श प्रेम है, उसे वासना स्वार्थ नहीं है। मनोरमा विधवा है, इस कारण मनोज के संगिनी नहीं बन पाती, क्योंकि समाज से स्वीकार नहीं करता। इस कारण वह उसकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती है। माहिर अली चाह कर भी मुरारी लाल की बातों से छूट नहीं पाता, क्योंकि अब उसे यह डरा धमकाया जा रहा है कि मुरारी लाल के हर अपराध में वह बराबरी का हकदार है। किंतु अंत में निर्भीक होकर वह अपनी सफाई पेश करती है। मुरारी लाल की बातें सुनकर उनके किए कर्मों का पश्चाताप करता है। उसने मुरारी लाल का साथ क्यों दिया? अंत में मुरारी लाल अकेला पड़ जाता है। यहीं पर नाटक का अंत होता है, अर्थात नाटक की समस्या का समाधान सबको मिल जाता है।